नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं बीकेबी न्यूज 24। आज हमारे साथ हैं वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के और ठकराहा प्रखंड के जाने माने पत्रकार संवाददाता विकास भारद्वाज जी। स्वागत है आपका विकास जी हमारे चैनल बीकेबी न्यूज 24। बहुत बहुत स्वागत है विकास जी। विकास जी, आपने मुझे ऐसा अभी जो है छठे चरण का आज हम लोग का चर्चा जो है चुनाव पे है, जैसा मैंने आपको पहले भी बता दिया। तो अभी छठे चरण का मतदान बीत चुका है। सातवें चरण का मतदान 1 तारीख को होना है। तो आज जैसा कि मुझे पता है, आपने छठे चरण का जो मतदान था बड़ा डीपली जो है पूरे वाल्मीकि नगर को आपने कवर किया था। तो क्या रुझान है, किसके तरफ कौन सा समाज जा रहा है? देखिए, चुनाव की बातों पे आने से पहले मैं एक चीज़ बताऊँगा कि सबसे पहले तो मैं जिला प्रशासन को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। इस बार जो व्यवस्थाएँ की गई थी मतदाताओं के लिए, हम्म, निश्चित रूप से सराहनीय थी। मतलब बूथ भी बनाया गया था और कई जगहों पे एक चल बूथ भी बनाया गया था कि मतलब लोगों के पास जाकर मतदान करवाया जा रहा था। अच्छा तो अच्छा। एक बड़ा बढ़िया सुविधा दी गई थी और वेटिंग रूम जो था, क्योंकि तपती हम्म, धूप थी, हम्म, ऐसे में निकलना लोगों को घर से बाहर एक बड़ा पॉसिबल नहीं लग रहा था। हम्म, लेकिन जो वेटिंग रूम था, जहाँ लाइन में महिलाओं और पुरुषों को, मतदाताओं को नहीं लगना पड़ा। वेटिंग रूम में वेट करके फिर जैसे ही अपनी बारी आई जाकर वोट किए, तो एक बड़ा अच्छा ये रिस्पॉन्स रहा। हम्म, और आपने देखा कि अभी हमारे बगल के जिला गोपालगंज में बहुत कम परसेंटेज वोटिंग हुआ। हम्म, उसके बावजूद ये वाल्मीकि नगर जो जाना जाता है पलायन के लिए, उसके बाद भी अगर यहाँ पे 58% 58 पॉइंट कुछ परसेंट वोटिंग होता है, तो मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा वोटिंग ये कहा जाएगा। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, क्योंकि बहुत सारे लोग माइग्रेट कर चुके हैं। जो लोग यहाँ पे हैं ही नहीं, वो तो वोट देने आ नहीं पाएँगे, संभव ही नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जितने लोग यहाँ पे हैं, लगभग मैक्सिमम लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। एक इतना ये इलाका है, चंपारण का इलाका इतना एजुकेटेड भी नहीं है, उसके बाद भी लोगों में एक दिखी है, दिलचस्पी दिखी है। तो अगर ओवरऑल देखिए, एक तो इस चुनाव में था कि एमवाई जो समीकरण था, हम्म, उनमें एक था कि मुझे जाके वोट करना है और वोट करना है, मोदी के विरोध में वोट करना है। हम्म, उनके पास कोई विकास मॉडल अपना नहीं था। उनके पास किसी भी तरह का इंडी अलायंस का कोई विचारधारा नहीं था। उनको था कि मोदी के खिलाफ वोट करना है और उनके घर के सभी लोगों ने जाकर वोट किया है। तो जो 7 से 11 बजे के बीच जो वोटिंग हुआ है, लगभग सभी बूथों पे देखने को मिला 20 से 25% लगभग जो वोट गिरा है, वो मैक्सिमम वोट इंडिया गठबंधन को गया है, वाल्मीकि नगर की हम बात करें तो। लेकिन जो 11 बजे के बाद जो पोल हुआ है, हम्म, अगर आप 58 में से 25 माइनस भी करते हैं, तो लगभग 33 वो मैक्सिमम वोट एनडीए के पक्ष में गया है। तो ऐसे में तो ओवरऑल लग रहा है कि एनडीए से कोई इंडिया का कोई लड़ाई नहीं है। 7% बहुत मायने रखता है। और जो बाकी प्रत्याशी थे, जैसे दिनेश अग्रवाल थे, समाज सेवी थे, अच्छे प्रत्याशी थे। जनता ने उनको चाहा भी था। वोटिंग से पहले तक जनता के मन में रहे कि नहीं, मुझे फूल गोभी पे देना है, दिनेश अग्रवाल को जिताना है। लेकिन वोट के दिन अचानक परिवर्तन आ जाना, एक बड़ी संभावना लगती है कि एनडीए शायद चुनाव यहाँ से निकल चुका है। जी। जैसा कि आपने कहा, मैंने भी कई बूथों को कवर किया था, है ना? जिसमें एक भतावा का बूथ है, जगीराहा पंचायत, है ना? तो जगीराहा पंचायत में लगभग मैंने बहुत सारे बूथ ऐसे देखे जहां पर उचित व्यवस्थाएं नहीं थी। लेकिन फिर भी आप बता रहे हैं कि वाल्मीकि नगर में बहुत जगह जो है गेस्ट रूम बनाया गया था, वेटिंग एरिया बनाए गए थे। बाकी चुनाव आयोग द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा बहुत सारी सुविधाएं दी गई थी, तो ये सराहनीय बात है। लेकिन कुछ जगह पे ऐसा नहीं है। लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि एनडीए के पक्ष में मतदान हुआ है, चलिए मैं मान लेता हूँ। लेकिन इस मतदान में मुद्दे क्या रहे होंगे, इसे आप बताएं। क्योंकि मैंने, जहां तक मैं चुनाव के पहले कवर करा था, चुनाव से पहले मैं लोगों के बीच में जाता था, तो शेड्यूल ट्राइब का मत ज्यादातर आरजेडी के तरफ जा रहा था। तो मतदान के दिन क्या उनका मत चेंज हुआ, या वो जहां बोल रहे थे वहीं पे गया? नहीं, बिल्कुल, मतदान के दिन उनका मत चेंज हुआ है विकास जी। हम्म, जैसे ही लोगों ने देखा है कि एक बड़ी भीड़ चल पड़ी है मतदान केंद्रों की तरफ।
मुस्लिम वोटरों की और यादव वोटरों की, वैसे ही लोग का एक चेंज हो गया है। और देखिए मुकेश साहनी का इंडिया गठबंधन में आने का कोई बड़ा फ़ायदा मिलता नहीं दिखा है, चूँकि मुकेश साहनी इससे पहले तक वह थे एनडीए के हिस्सा थे। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के हिस्सा थे और वो चुनाव के दौरान जैसे ही वो इंडिया गठबंधन में आते हैं, तो जो इनके जो मैनेजमेंट है, इनकी मैनेजमेंट इतनी अच्छी नहीं रही कि एक-एक मलाह जातियों तक ये लोग पहुँचा सकें कि मुकेश सहनी अब हमारे साथ है। तो ऐसा ऐसा अगर ये कर पाए होते तो एक बड़ा परिवर्तन दिखता। और मैं आपको याद दिलाऊँ कि द लगातार जब 7 बार भोला राउत रहे थे, भोला राउत लगातार रहे थे 7 बार, तो उस समय भी वोट परसेंटेज लगभग सेम गया था और बढ़ा था और कभी घटा भी था तो बहुत मामूली घटा था। और जैसे ही भोला राउत हारते हैं तो उस समय वोट परसेंटेज में काफ़ी गिरावट देखी गई थी। अभी जो लेकिन 7वें अभी चरण का पिछले चुनाव होने वाला है, 7वें चरण का जो चुनाव होने वाला है, तो जैसे आप ठकराहा के रहने वाले हैं, तो आपका बगल का जो जिला है कुशीनगर है। तो कुशीनगर हुँ, जिला में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, जहाँ से कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह शायद लड़ रहे हैं, है ना? तो हुँ, हुँ, कुशीनगर का हुँ। क्या मूड है, अप्रोक्स में कुछ बता सकते हैं क्या? क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ आप कुशीनगर जिला को विजिट करते रहते हैं। कुशीनगर जिला के लगभग नहीं, हर गांव, हर क्षेत्र में आप जाते रहते हैं। थोड़ा उधर का मूड बता सकते हैं? नहीं बिल्कुल हम लोग जाते रहते हैं, वहाँ पे कई तरह की बातें हैं। एक तो प्रत्याशी चेंज होने के साथ बीजेपी ने बड़ा अच्छा किया है, कि जो पूर्व के सांसद को टिकट ना देके नए व्यक्ति, नए चेहरे को उतारा है। हुँ, तो एक एंटी कन्वेंशन जो था वो खत्म हो गया है, लोगों के दिमाग से। दूसरा गोरखपुर के बगल का जिला है कुशीनगर हुँ, और बगल का ये जो देवरिया सीट है, कुशीनगर का अधिकांश हिस्सा देवरिया लोकसभा सीट में आता है और देवरिया का भाग है। तो योगी जी का भी एक प्रभाव है क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसे में लोग एक स्वाभिमान की भी लड़ाई देख रहे हैं। यहाँ पे एनडीए के प्रत्याशी को लोग अलग करके लोग सीधा योगी देख रहे हैं और योगी के स्वाभिमान की लड़ाई देख रहे हैं। अभी मैं कुछ जातियों में कुछ था, जैसे कि वैश्य जाति के लोगों में नाराज़गी देखने को मिली। कुछ राजपूत हैं, उनमें भी नाराज़गी देखने को मिली टिकट को लेकर कि अभी तक राजपूतों को अपेक्षित रखा गया है। वैश्य जातियों को अपेक्षित रखा गया है, तो एक नाराज़गी थी। लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे-जैसे वोटिंग 1 तारीख को होना है, जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, ये नाराज़गी कम होती दिख रही है। इसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि बीजेपी के पास लगभग सभी जातियों के नेता हैं और सभी जातियों के नेताओं का दौरा सभी क्षेत्र में बीजेपी कर रहा है। उनका मैनेजमेंट जो है काफ़ी अच्छा रहता है। बूथ लेवल तक चुनाव लड़ते हैं वो। तो इसमें एक बड़ा फ़ायदा मिलता दिख रहा है। अभी तक अगर मैं 2-4 दिन पहले की बात करूँ, तो ऐसा लग रहा था कि बहुत कड़ी टक्कर दे रहे हैं अखिलेश प्रताप सिंह, बीजेपी उम्मीदवार को और यहाँ तक ये भी लग रहा था कि कहीं इस बार बीजेपी ये सीट और यहाँ सीट बीजेपी के हाथ से जा रही है, निकल रही है पूरी तरह से। अखिलेश प्रताप सिंह जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं और कांग्रेस के अच्छे प्रवक्ता हैं और रुद्रपुर से विधायक भी रहे हैं, तो एक अच्छा प्रभाव दिख रहा था उनका। लेकिन अब ऐसी कुछ स्थितियाँ लग ही रही हैं, जैसे ही चुनाव क नज़दीक आया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कि लड़ाई बिल्कुल क्लियर है। ये सीट भी आराम से बीजेपी जीत सकती है। जैसे कि आपने बताया अखिलेश प्रताप सिंह और दूसरा आपने हुँ, बताया कि भाजपा से देखा भी जा रहा है कि भाजपा से ज़्यादातर जो है राजपूत नाराज़ चल रहे हैं क्योंकि राजा भैया जो हैं, वो भी जी। सपा को समर्थन देते दिख रहे हैं और सपा अभी इंडी हुँ, गठबंधन की हिस्सा है और अखिलेश प्रताप सिंह हुँ। खुद एक राजपूत समाज से आते हैं। तो क्या हुँ। संभव रहेगा कि ये जो पूरे देवरिया लोकसभा क्षेत्र में राजपूत समाज भाजपा को वोट करेगा? नहीं देखिए, यूपी के लिए राम मंदिर भी एक बड़ा मुद्दा है। राम मंदिर जो बना है, हुँ, मैं लेकिन अभी राजा भी खुलकर कहा नहीं है। अखिलेश सिंह जी ज़रूर गए थे उनके पास, अखिलेश यादव जी, लेकिन अभी खुलकर कुछ कहा नहीं है, तो एक जो चुप्पी है, वो भी भाजपा को बड़ा फ़ायदा पहुँचा सकती है। हुँ, राजा भैया की जो चुप्पी है, बड़ा फ़ायदा पहुँचा सकती है और पहुँचा नहीं सकती है। मैं देखता हूँ कि राजा भैया की पकड़ लगभग देश के सभी राजपूतों तक है। और सभी राजपूत अपना एक आइडियल मानते हैं राजा भैया को। लेकिन जैसे ही चुनाव मतदान का दिन आता है, जैसा बाकी जगहों पे देखने को मिला है,
जैसे ही एक एक जथा जो चलती है मुस्लिम वोटरों का और यादव वोटरों का, वैसे ही वोट परिवर्तित हो जाता है। बाकी जो जातियाँ हैं, वो सीधा-सीधा जाकर मोदी को वोट कर देती है। मोदी का जो जो ₹2000 का जो सम्मान किसान सम्मान निधि है, इसका भी बड़ा फ़ायदा होता दिख रहा है। कई जगहों पे हम लोगों ने बात किया चुनावी चर्चा के दौरान, तो कई लोगों ने कहा कि हमें बाहर जाना होता था, तो हम कई बार धाम पे मेरी पत्नी बोली कि मुझे धाम पे जाना है। मैं अपने बेटे के पास गया, कहा कि मुझे धाम पे जाना है, थोड़ा पैसे चाहिए। बेटे ने इनकार इनकार किया और उसी दिन पता चलता है कि मोदी जी का ₹2000 अकाउंट में आ गया। तो लोगों को लगा कि असली बेटा तो मोदी है और लोग कहते हैं कि मोदी ही बेटा है तो हम दूसरे को वोट क्यों दें? और एक दूसरी बड़ी बात जो लोग देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में एक चल रहा है। एक ये भी चल रहा है कि मोदी को लोग अपने परिवार का हिस्सा मान चुके हैं। उसका एक कारण है जो फ्री अनाज योजना है, इससे भी बड़ा फ़ायदा मिलता दिख रहा है लोगों भाजपा प्रत्याशियों को। तो एक बड़ा मुद्दा ये उभर कर आएगा। ये सारे जो मुद्दे हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि और जो लगातार चुनाव से पहले जो एक गारंटी चली है 2047 तक विकसित भारत बनाने की और इस मुहिम को ग्राम सभा स्तर पर किया गया था, जिसमें सभी वार्ड सदस्यों को सम्मिलित किया गया था, ग्राम प्रधानों को सम्मिलित किया गया था, यानी कि ग्राम सेवा सभा लेवल के सभी जनप्रतिनिधियों को सम्मिलित किया गया था और जथा बुलाकर एक प्रोजेक्टर पे दिखाया गया था कि कैसे मोदी जी ने महिलाओं को धुएँ से मुक्ति दिया है। कैसे आज महिलाएँ कह रही हैं, पहले क्या होता था अक्सर महिला और पुरुष में झगड़ा होता था, लोग कहते थे कि ये मेरे बाप का घर है, तुम अपने घर चली जाओ। लेकिन मोदी जी ने क्या किया कि महिलाओं के नाम से ही आवास दे दिया। अब कोई ये नहीं कह पा रहा है, महिलाओं के नाम से आवास है। तो एक चलिए बड़ा आखिरी ए सवाल, इफ़ेक्ट ज़्यादा टाइम बचा नहीं है हमारे पास। आखिरी सवाल, हुँ, उत्तर प्रदेश की 80 सीटें और बिहार की 40 सीटों में विकास भारद्वाज भाजपा को कितनी सीटें दे रहे हैं और इंडी गठबंधन को कितनी सीटें दे रहे हैं? देखिए नो डाउट बिहार में तो कुछ सीटें घटेंगी। इसमें तो कुछ कितनी घटेंगी? कितनी? कहने को क्योंकि पिछली बार चुनाव में जहाँ तक मेरा ख्याल है 40 में से 39 सीटें भाजपा में एनडीए के पक्ष में गई थी और एक सीट शायद कांग्रेस के पक्ष में गई, जहाँ तक मैं सही हूँ। नहीं बिल्कुल, बिल्कुल सही डाटा है आपका। इस बार 30 से 32 सीटें, 7 से 8 सीटें घटने की संभावना है भाजपा की। और जहाँ तक यूपी में रहा, तो यूपी में पिछली बार 62 सीटें थी, तो इस बार शायद 65 से 70 के बीच सीटें आने की संभावना है। यानी यूपी में क्योंकि सीटें जो बढ़ती दिख बिहार का रही हैं। आपके कहने का मतलब यूपी में सीटें बढ़ती दिख रही हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। यूपी में सीटें बढ़ती दिखने का सबसे बड़ा कारण है कि मायावती जो बसपा पार्टी है, वो पूरी तरह से खुलकर चुनाव नहीं लड़ रही है। ऐसे हाँ, में बहन जी का कुछ जो मैंने बयान सुना था, वो बैकडोर से भाजपा को समर्थन देती दिख रही है। तो इस पे हम नहीं चर्चा ऐसा करेंगे, कहना भी आपको अगली बार हम आपसे जुड़ेंगे तो इस पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और फिलहाल में लेते हैं हम विदा, क्योंकि समय बचा नहीं है। फिर हम कल जुड़ते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि अपना फीडबैक जरूर दें, क्या प्रोस्पेक्टिव रहा है, क्या कौन सी पार्टी जीत रही है आपके क्षेत्र में। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो सब लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। और दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये था हमारे साथ विकास भारद्वाज जी। धन्यवाद विकास जी, आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं फिर थैंक अगले यू सो मच।